नमस्कार, स्वागत है आपका इजी क्लासेस में। जापान और ऑस्ट्रेलिया मंगलवार को एक लैंडमार्क रक्षा समझौते पर सहमति व्यक्त करते हैं और सैन्य प्रशिक्षण और संचालन के लिए पारस्परिक यात्राओं को अनुमति देने पर भी दोनों देश सहमत हो जाते हैं। इसके साथ ही दोनों देशों ने विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते सैन्य दखल पर चिंता भी व्यक्त की है। तो आज के इस वीडियो में हम जापान ऑस्ट्रेलिया के इस समझौते के साथ ही साउथ चाइना सी में क्या समस्याएं हैं, भारत की चिंताएं क्या हैं, इसके साथ ही क्वाड जिसकी चर्चा आपने हाल फिलहाल खूब सुनी होगी, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो समझौता हुआ, इस पर पिछले 6 सालों से नेगोशिएशन चल रहा था और वर्तमान जो चाइना में भारत चाइना के बीच तनाव है, इसी बीच दोनों इस जो डिफेंस डील थी उस पर सहमत हो गए हैं। और डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बहुत बड़ी जो डिप्लोमेटिक डील हुई है जिस पर कि ये दोनों देश सहमत हुए हैं। उनके अनुसार इससे क्या होगा कि साउथ चाइना सी में चीन को काउंटर करने में आसानी होगी। हालांकि इस पैक्ट पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि नए समझौते की घोषणा एशिया प्रशांत क्षेत्र में टकराव के माहौल को बढ़ाएगी, क्योंकि इसका उद्देश्य चीन के खिलाफ है। जबकि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये समझौता इस रीजन में स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, यानी कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। ये जो पारस्परिक प्रवेश समझौता है, ये साउथ चाइना सी में जो मिलिट्राइजेशन हो रहा है, जो वहाँ पर मिलिट्री लगाई जा रही है, इसके साथ ही जो ईस्ट चाइना सी है उसमें भी जो विवाद हैं, उन सारी चीज़ों के हिसाब से इसकी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक इम्पॉर्टेंस रखता है। यह जापान का 1960 में अमेरिका के साथ किए गए स्टेटस ऑफ फोर्स एग्रीमेंट के बाद से अपने संप्रभु क्षेत्र में विदेशी सैन्य उपस्थिति की अनुमति देने वाला पहला समझौता है। यानी कि जापान इससे पहले इस तरह का समझौता अमेरिका के साथ 1960 में कर चुका है। तो आप इससे इस समझौते की इम्पोर्टेंस को समझ सकते होंगे। बात करें भारत की, तो भारत ने भी ऐसे कई समझौते कई देशों के साथ कर रखे हैं, जिसमें इसी साल जून में ऑस्ट्रेलिया के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट पर भारत ने हस्ताक्षर किया था। ये लगभग वैसा ही है जैसा कि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने किया है। भारत का जो समझौता हुआ, इस समझौते ने सैन्य ठिकानों तक पारस्परिक पहुंच की अनुमति दे दी है। इसके अलावा भारत ने आपूर्ति, मरम्मत और सेनाओं को एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति भी दी है। भारत ने अमेरिका, सिंगापुर और फ्रांस के साथ भी इस तरह के समझौते कर रखे हैं। अब थोड़ा सा दक्षिणी चीन सागर विवाद को भी समझते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे। देखिए, साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ है, जैसा कि आप मैप में भी देख रहे हैं, और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसे दुनिया का सबसे व्यस्ततम जलमार्गों में से एक माना जाता है, क्योंकि हर साल लगभग $5 ट्रिलियन मूल्य का इंटरनेशनल बिजनेस इसी रास्ते से होता है। इसके साथ ही 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले इस समुद्र की सीमाएं ब्रुनोई, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम से मिलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक किसी भी देश की जमीनी सीमा के बाहर समुद्र में करीब 12 नॉटिकल मील तक उसकी टेरिटरी होती है। इसके बाहर का जो क्षेत्र होता है वो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के नियमों के अंतर्गत आता है, लेकिन चीन लगातार इन नियमों की अनदेखी कर रहा है और करीब 1200 नॉटिकल मील तक के इलाके को अपना बता रहा है। यही सबसे बड़ा इशू है, जबकि इस क्षेत्र पर कई अन्य देश भी अपना दावा जता रहे हैं और यही जो इलाके का जो डिमार्केशन है, इसी को लेकर के साउथ चाइना सी में विवाद है। चीन की आक्रामकता का मुख्य कारण यहाँ पर तेल और गैस के अपार भंडार का होना है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ लगभग 11 बिलियन बैरल ऑयल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का भंडार है इस साउथ चाइना सी के इलाके में। सबसे ज़्यादा जो विवादित आइलैंड है वो पार्सल आइलैंड है। इसी आइलैंड साउथ चाइना सी के इसी हिस्से में नेचुरल गैस और तेल का सबसे बड़ा भंडार भी है। इस इलाके पर इसी साल इस इलाके में मछुआरों वियतनाम के कुछ मछुआरे इस इलाके में थे, जिन पर कि चीन ने हमला कर दिया। और इसके साथ ही अगर मछुआरों की बात हुई है, तो ये जो साउथ चाइना सी है, ये दुनिया की कुल फिश प्रोडक्शन का लगभग 50% इसी इलाके से होता है। यानी कि ये समुद्री जीव जंतुओं के लिहाज से भी ये साउथ चाइना सी का इलाका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चीन का कहना है कि पिछले 2000 साल के इतिहास से पता चलता है कि साउथ चाइना सी के पार्सल्स और स्पेटली आइलैंड सहित जो सभी आइलैंड है वो उसी के हिस्से हैं।
मतलब उसी का भाग है। चीन के मुताबिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान ने साउथ चाइना सी पर कब्जा किया था। बाद में जब जापानी कब्जा समाप्त हुआ तो उसने साउथ चाइना सी का भूभाग खाली कर दिया। इससे साउथ चाइना सी चीन के आधिपत्य में आ जाता है। इसके लिए चीन ने 1947 में एक 11 डैश लाइन करके डिमार्केशन किया था और फिर 9 डैश लाइन करके 2 मानचित्र इसने जारी किए। और ये मानचित्र जारी कर उसने ये बताया कि ये जो साउथ चाइना सी का इलाका है ये हमारा है। ये डैश लाइन एक आभासी लाइनें थी जिनके माध्यम से चीन ने इस इलाके का एक आभासी सीमांकन किया हुआ है। और इस तरह से चीन साउथ चाइना सी के लगभग 80% हिस्से पर अपनी दावेदारी जता रहा है। हालांकि जो उसके साउथ चाइना सी के अन्य देश हैं वो चीन के इस 9 डैश लाइन को मानते नहीं हैं, लेकिन चीन का कहना है कि ये पूरा इलाका जो उस डैश लाइन के अंतर्गत आता है वो उसका है। वियतनाम कहता है कि 1940 के दशक तक कभी इस क्षेत्र पर संप्रभुता का दावा चीन ने पेश नहीं किया। वियतनाम पार्सेल्स और स्पेट्री आइलैंड को अपना बताता है। वियतनाम का तर्क है कि 17वीं शताब्दी से इन द्वीपों पर वियतनाम ने शासन किया था। उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो ये साबित करते हैं कि ये उनका इलाका है। 1974 में चीन ने पार्सेल्स पर कब्जा कर लिया और इसमें वियतनाम और चीन के बीच झड़प हुई जिसमें 70 वियतनामी सैनिक मारे गए थे। इसके बाद 1988 में फिर दोनों देशों के बीच विवाद हुआ, इसमें भी 60 सैनिक मारे गए। वियतनाम के साथ ही अन्य जो इस सी फेस वाले देश हैं वो चीन, उनके साथ सबके साथ लगभग चीन का विवाद है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, ये 4 देश इसके लिए क्यों चिंतित हैं, उनके क्या हित हैं। बात करें अमेरिका की तो उसकी मुख्य चिंता का कारण है कि ईस्ट एशिया के कई देशों के साथ उसके अपने सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हैं। अमेरिका ने इस क्षेत्र में सिंगापुर, वियतनाम के साथ सुरक्षा गठबंधन कर रखा है। इसलिए इन देशों का चीन के साथ कोई भी विवाद अमेरिका के हितों को सीधे प्रभावित करेगा। दूसरा, इस इलाके का जो बड़ा व्यावसायिक हित है वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस क्षेत्र पर चीनी प्रभाव दूरगामी व्यापारिक समस्याएं खड़ी कर सकता है, क्योंकि इस इलाके का बड़ा व्यापारिक हित है। भारत हमेशा से ही यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी 1982 के बेसिस पर साउथ चाइना सी में स्वतंत्र और निर्बाध जल परिवहन का समर्थन करता रहा है। भारत का कहना है कि ये न्यूट्रलिटी कायम रहनी चाहिए और किसी भी देश को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा, इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत का व्यापार चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भी भारत के दृष्टिकोण से अत्यधिक आवश्यक है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर विवाद ज़्यादा बढ़ता है तो फिर क्वाड की भूमिका अहम हो सकती है। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे क्वाड के नाम से जाना जाता है, 2007 में इसके गठन के बाद से ये जो संगठन था ये इनएक्टिव सा ही रहा। लेकिन 2017 के बाद एक बार फिर से ये एक्टिवेट हुआ और इसके टोक्यो सम्मेलन में तो अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चाइना के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी किया। हालांकि क्वाड के जो 3 और सहयोगी थे वो चीन के खिलाफ उतने आक्रामक नहीं हुए। और ये अनौपचारिक राजनीतिक वार्ता समूह है और अमेरिका की दिलचस्पी इस इलाके में क्यों है ये तो हमने आपको बताया ही। अब साउथ चाइना सी में चीन ने अपनी संप्रभुता जब दिखानी शुरू की तो इसकी दुनिया को चिंता होने लगी, क्योंकि चीन नियमों को ताक पे रख करके अपने हिसाब से साउथ चाइना सी का सैन्यीकरण कर रहा है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के कारोबार का बड़ा हिस्सा भी इसी रास्ते से होता है। क्वाड के देशों के साथ ही साउथ चाइना सी से लगे 6 देश भी चिंतित हैं। यहाँ की मुख्य बात यह है कि भले ही ऑस्ट्रेलिया और जापान सुरक्षा समझौते के नज़दीक पहुँच गए हों, लेकिन इनके बड़े कारोबारी रिश्ते चीन के साथ हैं। चीन जापान के बीच $317 बिलियन का कारोबार होता है। ये जापान के कुल कारोबार का 20% है, जबकि ऑस्ट्रेलिया पर चीन की निर्भरता बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के कुल निर्यात का लगभग 40% चाइना को होता है। इसलिए भले ही ये देश एक डिफेंस डील के नज़दीक पहुंच गए हों और ऐसा एक सुरक्षा समझौता कर लें, लेकिन ये जो समझौते हैं या फिर ये जो क्वाड है ये सभी एक प्रतीकात्मक ही रहेंगे चीन के खिलाफ। ऐसा नहीं है कि ये चीन के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर कोई बड़ा कदम उठा लें।